हाय गाइस, वेलकम टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भारत और आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th का 5th चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि बायोलॉजी में बार बार आती ही रहेगी आपको, और वो चीज़ है सेल। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि सेल क्या होती है, क्यों उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, कैसे काम करती है, क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या उसे स्पेशल बनाता है। और इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि अमीबा जो होता है कैसे अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट से है खाने की चीज़ें अपने अंदर ले लेता है, कैसे प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से अलग होती हैं, कैसे जब सेल्स को पानी में डाला जाता है तो वो बर्स्ट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फूल सकती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सिकुड़ सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से करना है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर 5th होता है क्लास 9th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो वैसे चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ सेल। तो पूरा चैप्टर सेल पर ही बेस्ड है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सेल क्या है, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को समझ पाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी कि सेल कैसे इन्वेंट हुई, कैसे सेल के बारे में पता चला, क्या होती है। उससे पहले ये देखते हैं। तो ईयर था 1665 और 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। आर फॉर रॉबर्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप आई थिंक आप सभी ने देखा होगा। माइक्रोस्कोप लेबोरेटरीज में मिलता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में आई थिंक सब ने देखा होगा ये स्कूल के अंदर। माइक्रोस्कोप की पावर को हम लोग लिखते हैं कि ये चीज़ों को 100 टाइम्स बड़ा कर सकता है, बड़ा करके दिखाता है। 200 टाइम्स बड़ा करता है, 270 टाइम्स चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये माइक्रोस्कोप होता है, और ये कहने को तो एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक ही फंक्शन करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। लेकिन साइंस में, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और नॉट जस्ट साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, सब जगह माइक्रोस्कोप का थोड़ा बहुत तो योगदान रहा ही है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब आ जाते हैं वापस रॉबर्ट हुक भाई साहब के पास। तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क की एक छोटी सी स्लाइस को रख के देखा। कॉर्क एक टाइप का ट्री होता है, तो इस ट्री के ऊपर जो स्टेम होता है या तना होता है, जो उसके ऊपर बार्क होती है, वो कॉर्क होती है, एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कॉर्क जो होता है ना, ये बॉटल्स के कैप बनाने में, ढक्कन बनाने में ये काम आता है। आई थिंक आपने देखा भी होगा। तो इन्होंने इस कॉर्क के एक बहुत ही पतले से स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख कर देखा, तो इन्होंने देखा कि उस बहुत पतले से स्लाइस में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, हनीकॉम्ब टाइप के। अब इन्होंने देखा कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये जो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लिटिल रूम्स की तरह हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स की तरह हैं, ठीक है। और लिटिल रूम का एक्चुअल मीनिंग, आई मीन सेल का जो एक्चुअल मीनिंग है लैटिन में, वो लिटिल रूम ही होता है। तो क्योंकि इन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे, लिटिल लिटिल रूम्स देखे, तो रॉबर्ट हुक ने नाम ही रख दिया उन लिटिल रूम्स का सेल, क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग लैटिन भाषा में सेल ही होता है। तो यहाँ से ये वर्ड आता है सेल, रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने, कह सकते हैं, सेल भी डिस्कवर की थी। अब ये जो सेल होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर बार ये हेक्सागोनल ही होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन क्या करती है, हमारे ब्रेन से सिग्नल अलग अलग जगह पर बॉडी में भेजती है, और अलग अलग जगह से सिग्नल ब्रेन को वापस ही भेजती है। ऐसे ही मसल सेल होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं और रिलैक्स हो सकती हैं, मतलब बिल्कुल श्रिंक हो सकती हैं सिग्नल मिलने पर मसल सेल्स, और कई बार बहुत रिलैक्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में भी होती हैं। अब
सेल जो होती है इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कैसे, देख लेते हैं इसको भी। अगर आपके पास आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है लेट्स से एक हाउस की और एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है आपको, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और एयरपोर्ट बनाना है आपको, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनानी है या अलग किसी टाइप की बिल्डिंग बनानी है। तो चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रिक्स की, जो कि इस टाइप की दिखती है रफली अगर बोले तो। ब्रिक नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी? ब्रिक की। तो ब्रिक इस कंस्ट्रक्शन की स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को, चाहे वो घर हो या वो स्कूल हो, चाहे कुछ और हो, सबको बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आपको ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस टाइप से ब्रिक हो गई इसकी और स्कूल की स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसे ही जो सेल होती है, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए हम सेल को कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई सेल अलग अलग टाइप के लाइफ के फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। एक सेल कई बार अकेले फंक्शन परफॉर्म करती है लाइफ के सारे, तो कई बार एक स्पेशल टाइप का फंक्शन एक टाइप की सेल परफॉर्म करती है। देखते हैं इसका एग्जांपल। तो स्ट्रक्चरल यूनिट होने के नाते दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को सेल ही बनाएगी। कई बार वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होंगे और कहलाएंगे यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स मेड बाय सेल्स या मेड अप ऑफ सेल्स। तो कई बार बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हो जाएगा मल्टी सेलुलर हो जाएगा। मल्टी मीन्स मैनी, यानी कि मोर देन वन। सेलुलर मीन्स वंस अगेन मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा क्या होता है? इस टाइप का इरेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप देख पाओगे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाओगे। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के पास जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए सब कुछ है। हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ये अपनी सरफेस से ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। ये बॉडी को फैलाकर इस टाइप से खाना अंदर ले लेता है बॉडी के अंदर और डाइजेस्ट कर डालता है। तो मतलब पूरे के पूरे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म कर रही है, हो गई फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है, क्योंकि भाई पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, छोटे बड़े बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को ये सेल ही बनाती है। और इसके अंदर, सेल के अंदर दुनिया के सारे जो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं ना, वो सेल ही परफॉर्म करती है। अब देखिए मल्टी सेलुलर के बारे में भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है। तो ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स भेजता है पूरी बॉडी में, सिग्नल रिसीव करता है पूरी बॉडी से। अगर मुझे ये हाथ उठाना है, यहाँ पर शोल्डर की मसल्स यूज़ होनी है, तो माइंड जो है, ब्रेन जो है, यहाँ पर सिग्नल भेजेगा कि हाथ को ऊपर उठाना है। और अगर यहाँ पर हल्का सा पेन हो जाए तो यहाँ से सिग्नल वापस भी जाएगा। ये सेल्स जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स, ये काम वो परफॉर्म करती हैं, ये फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी की एक टाइप की सेल हो गई। ऐसे ही जो हार्ट होता है हमारी बॉडी में, ब्लड को लगातार पंप करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ब्लड रहेगा, ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है। और
स्टमक जो होता है खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ह्यूमंस जो है बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेन्स से मिलकर बने हैं, जो ऑर्गेन अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि हार्ट, जैसे कि स्टमक, जैसे कि लंग्स। ठीक है, जो फंक्शन एक परफॉर्म करता है, जो काम एक करता है, वो दूसरे नहीं करते। ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाने का काम लंग्स करेंगे, स्टमक नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये ऑर्गेन्स किससे मिलकर बने होते हैं? ये ऑर्गेन्स मिलकर बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से मिलकर। तो वंस अगेन फंक्शन कराने के लिए बॉडी को लास्ट में क्या आया? सेल्स आई। तो इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कही जाती है सेल। रिमेंबर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। And why it is called structural and functional unit of life? Because every organism in this universe is made by cells, and cell perform all the functions in all the living organism. ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, तो ये तो था थोड़ा सा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब एक काम करते हैं, ये रॉबर्ट हुक वाली जो कहानी है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं सेल की स्टडी के बारे में। क्या क्या हमने अभी तक बड़ी बड़ी बातें सेल के बारे में सीखी हैं। सो रॉबर्ट हुक पहले थे जिन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, लेकिन ये जो कॉर्क सेल्स थी ये लिविंग सेल्स नहीं होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं। तो 1674 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद ही बनाया, जो कि 270 टाइम्स चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता था। एक इम्प्रूव्ड टाइप का, बहुत बढ़िया टाइप का इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे अपने पास के तालाब की या पॉन्ड की एक वाटर ड्रॉपलेट को रखकर देखा। तो उस ड्रॉप के अंदर इन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, जो कि हम नेकेड आइज से, नॉर्मली आँखों से नहीं देख सकते। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि 1674 में पहली बार लिविंग सेल्स को, जीती जागती सेल्स को पॉन्ड के वाटर में देखा। उसकी जस्ट एक ड्रॉप में इन्होंने बहुत सारी सेल्स को देखा। अच्छा, अब इसके बाद 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अगेन आर मीन्स रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि जितनी भी सेल्स को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा था, ऑब्जर्व किया था, सारी की सारी सेल्स के अंदर इस टाइप का एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इन्होंने ये ध्यान दिया कि भाई ये जो पार्ट था सेल का, जिसे न्यूक्लियस इन्होंने कहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और लगभग हर सेल में, जो भी सेल इन्होंने देखी उस सेल में ये था ही। हर सेल में नहीं होता है, मैं अभी से बता देता हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में भी एक आध सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये नहीं होता, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बट इन्होंने जो ऑब्जर्व की थी, ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखा इन्हें। और जब ये बड़ा स्ट्रक्चर दिखा इन्हें, तो इन्होंने देखा कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है सेल के सर्वाइवल में, तो ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया न्यूक्लियस का। इनफैक्ट आप लोग भी न्यूक्लियस को देखना इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इनफैक्ट सेल को देखना भी इतना बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर आपके पास, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स में अच्छे कैमराज आ गए हैं, एक मैक्रो मोड होता है कैमरा का, तो उस मैक्रो मोड का यूज़ करके आप सेल्स को नॉर्मली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अनियन जो होता है ना, अनियन के अंदर एक पील होती है, एक छोटी सी झिल्ली सी होती है। एक अनियन की अगर आपने ऊपर की लेयर निकाली, उसके इनसाइड में, अंदर की साइड में एक झिल्ली होती है। अगर उसको
आप नॉर्मल जो आपके स्मार्टफोन हैं उनके मैक्रो मोड पर देखोगे तब भी आपको इस टाइप की सेल्स वहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। इनफैक्ट ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने अपने स्मार्टफोन से लिया है। एक छोटा सा आपको एक वीडियो का लिंक भी डाल देंगे जिसमें ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। तो इस टाइप की कुछ सेल्स अनियन पील के अंदर दिख सकती हैं। अच्छा, इन सेल्स को अगर थोड़ा सा आयोडीन डाल दो तो क्या होगा, इन सेल्स के अंदर भी ऐसा न्यूक्लियस ऑब्जर्व हो जाएगा। अच्छा, चलिए वापस आ जाते हैं बैकग्राउंड स्टोरी पर। तो 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, अब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस तो डिस्कवर कर दिया, बट इस न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा एक्वस मटेरियल भी था। तो 1839 में एक साइंटिस्ट थे परकिंजी। तो परकिंजी ने क्या कहा कि भाई ये जो एक्वस या फ्लूइड मटेरियल होता है ना सेल के अंदर, ये ही लिविंग मटेरियल होता है सेल का। और इन्होंने उस मटेरियल को नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो 1839 में परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब इसी के अराउंड 1838 और 1839 में एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी थ्योरी दी गई। तो दो साइंटिस्ट थे, श्लीडन एंड शॉन। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल्स को बहुत ऑब्जर्व किया, अलग अलग टाइप के सेल्स को, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कि मतलब दुनिया की सारी सेल्स, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो श्लीडन एंड शॉन ने दिया सेल थ्योरी। तो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है जी, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली में इन्होंने 2 पॉइंट दिए थे, बट आपके एनसीईआरटी में एक ही मेंशन है, तो उसे एक ही चीज़ में समराइज कर देते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी इसी पॉइंट में आप मान सकते हैं। तो इन्होंने ये सेल थ्योरी दी। ये पहला पॉइंट था जो श्लीडन एंड शॉन ने दिया था। बट 1855 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्कोव। वर्कोव ने इसके अंदर, सेल थ्योरी के अंदर, पॉइंट नंबर 2 जोड़ा। और वो पॉइंट नंबर 2 क्या था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दुनिया की जितनी भी सेल्स हैं, अगर आपको पता भी है कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई हैं, तब भी आप उनको बना नहीं सकते। सेल को बनाने के लिए किसी दूसरी सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। सेल दूसरी सेल के रिप्रोडक्शन से, डिवीजन से, इन सब चीज़ों से ही आप दूसरी सेल को बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वर्कोव ने ये सेकेंड पॉइंट जोड़ा सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट दिया था श्लीडन एंड शॉन ने 1838-1839 में कि ऑल organisms are made up of cells and cell is the structural and functional unit of life. सेकेंड पॉइंट जो था वर्कोव ने दिया, ऐड करा, बाद में करा था 1855 में, काफ़ी सालों बाद। तो इन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या जोड़ा सेल थ्योरी में, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिना सेल के सेल का बनना मुश्किल है। ठीक है, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये कहा इन्होंने। तो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो माइलस्टोन्स हैं अभी तक सेल स्टडी में, वो कवर कर लिए हैं हमने। इसके अलावा भी बहुत हैं, पर ये बहुत ही मेन पॉइंट्स थे, तो इनको डिस्कस करना ज़रूरी था। एनसीईआरटी में भी आपके ये मेंशन है। तो इसके बाद एक और जो चीज़ हुई थी बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ था। एक नए टाइप का माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1940 डिस्कवर हुआ। कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये
नॉर्मल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस को दिखा सकता है। तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपकी लेबोरेटरी में रखा होगा ना, उसकी रेंज क्या होती है, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 250 टाइम्स, 1000 2000 टाइम्स से ऊपर इसकी रेंज नहीं जाती है, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप लाइट का जो यूज़ करता है वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख टाइम्स तक चीज़ों को इन्हेंस करके बड़ा करके दिखा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ 1940 में, उसके बाद हमने सेल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है। अब तक हमें पता है कि सेल्स के पास ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो कि उसी टाइप से काम करते हैं जैसे कि ह्यूमंस के अंदर अलग अलग ऑर्गेन्स काम करते हैं। एक ऑर्गेनेल होता है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक ऑर्गेनेल होता है जो लाइट को ट्रैप कर सकता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेल सेल के पास होते हैं। तो ये सब हमने जो डिटेल में स्टडी करा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से करा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बहुत मदद की है चीज़ों को अच्छे से समझने में। तो चलिए, ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और इससे आगे की बातें करते हैं सेल के बारे में। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।